नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड RBSC की 10वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। इसके साथ ही 11 लाख स्टूडेंट का इंतजार खत्म हो गया। बोर्ड प्रशासक महेश चंद्र शर्मा ने नतीजे जारी किए। कोटा से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी ऑनलाइन जुड़े। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया है। इसके साथ ही 11 लाख स्टूडेंट्स का इंतजार भी खत्म हो गया। बोर्ड प्रशासक महेश चंद्र शर्मा ने नतीजे जारी किए। कोटा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी ऑनलाइन जुड़े। जानकारी देते हुए बोर्ड प्रशासक ने बताया कि माध्यमिक व माध्यमिक व्यावसायिक परीक्षा में कुल 10,94,184 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं, जिसमें से 10,71,460 परीक्षार्थी परीक्षा में प्रविष्ट हुए। माध्यमिक एवं माध्यमिक व्यावसायिक परीक्षा का परिणाम 93.60% रहा, जिसमें से छात्रों का उत्तीर्णता प्रतिशत 93.16 तथा छात्राओं का उत्तीर्णता प्रतिशत 94.08 रहा। माध्यमिक एवं माध्यमिक व्यावसायिक परीक्षा में 5,75,554 छात्रों में से 2,59,141 छात्र और 5,18,632 छात्राओं में से 2,77,229 छात्राएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुई। वहीं प्रवेशिका परीक्षा 2025 में कुल 7,316 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं, जिसमें से 7,099 परीक्षार्थी परीक्षा में प्रविष्ट हुए। प्रवेशिका परीक्षा 2025 का परीक्षा परिणाम 83.67% रहा, जिसमें छात्रों का उत्तीर्णता प्रतिशत 82.01 तथा छात्राओं का उत्तीर्णता प्रतिशत 85.03 रहा। प्रवेशिका परीक्षा में 3,310 छात्रों में से 643 छात्र और 4,006 छात्राओं में से 974 छात्राएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुई। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अभी माध्यमिक व्यावसायिक और प्रवेशिका परीक्षाएं 2025 का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है। माननीय शिक्षा मंत्री जी के सानिध्य में उनके डिजिटल प्रेजेंस के साथ परीक्षा परिणाम हमने घोषित किया है। माध्यमिक और माध्यमिक व्यावसायिक शिक्षा में कुल 10,71,460 परीक्षार्थी प्रविष्ट हुए थे और इसका जो परिणाम है वो 93.6% रहा है। इसमें छात्रों का उत्तीर्णता प्रतिशत 93.16 और छात्राओं का 94.08 रहा है। इसी प्रकार से जो प्रवेशिका परीक्षा है, इसमें 7,099 परीक्षार्थी प्रविष्ट हुए थे। इनका परिणाम 83.67% रहा है, जिसमें छात्रों का 82.01 और छात्राओं का 85.03% रहा है। मैं उन सभी छात्र छात्राओं को, परीक्षार्थियों को जिन्होंने इस परीक्षा में भाग लिया और उनके अभिभावकों को हार्दिक बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और साथ ही जो हमारी राजस्थान माध्यमिक अजमेर के गेगल थाना क्षेत्र के ऊटड़ा गांव में कचरे को लेकर हुए विवाद में महिला की मौत का मामला सामने आया है, जहां पड़ोसियों के साथ कचरा डालने को लेकर विवाद हुआ, जिसके चलते दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इसी मारपीट में एक महिला की मौत हो गई, जहां परिवारजनों ने संबंधित थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही शुरू कर दी है। अजमेर के गेगल थाना क्षेत्र के उठठा गांव में कचरे को लेकर हुए विवाद में महिला की मौत का मामला सामने आया है, जहां पड़ोसियों के साथ कचरा डालने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके चलते दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इसी मारपीट में एक महिला की मौत हो गई, जहां परिवारजन द्वारा महिला को अजमेर के JLN अस्पताल रेफर किया गया, जहां डॉक्टर्स ने महिला को मृत घोषित कर दिया। जहां परिवारजन ने संबंधित थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही शुरू कर दी है। मृतक के देवर ने बताया कि कल सुबह पड़ोसियों के साथ उनकी भाभी का कचरे को लेकर विवाद हुआ था, जिसके चलते शाम को पूरा परिवार पड़ोसियों से समझाइश करने के लिए गया। इसी दरमियान पड़ोसियों ने मौका देख लाठी डंडे से पूरे परिवार पर हमला कर दिया, जिससे उनकी भाभी गंभीर रूप से घायल हो गई। बताया कि इसी बीच परिवारजन ने घायल भाभी को JLN अस्पताल में इलाज के लिए लाए, जहां डॉक्टर्स ने महिला को मृत घोषित कर दिया। परिवार वालों ने प्रशासन से मामले में लिप्त आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। परिवार वालों का कहना है कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो मोर्चरी से शव नहीं लेकर जाएंगे। को लेकर कल ऊटड़ा गाँव में मेरी बहन अफसाना बानो के साथ कल झगड़ा हुआ पड़ोसियों से। आज उसको सुबह झगड़ा हुआ था, शाम को हम समझाने गए दोपहर बाद 3 बजे के आसपास, तो वहाँ पर जिन्होंने झगड़ा करा था वो तैयार थे और उन्होंने हमारे साथ भी मारपीट कर ली, जिससे मेरी भाभी के पेट में चोटें आई है और उन पर डेथ हो गई।
क्या नाम था भाभी का? भाभी का नसीम बानो, कहाँ की रहने वाली? गगवाना की। अच्छा। पहले भी कोई झगड़ा वगड़ा हुआ था क्या कभी? कल सुबह ही हुआ था। क्यों कल शाम को हम समझाने सिर्फ गए। कचरा डालने की बात पे हुआ है या कोई और भी बात थी? बस कोई कचरा डालने की। तो यहाँ के भर्ती वर्ती कराया था हॉस्पिटल में आपने? हाँ? हॉस्पिटल में भर्ती कराया या मौके पे डेथ हो गई थी? नहीं, रास्ते में आते थे डेथ। उन्होंने लकड़ियों से, बस लकड़ियों से करी। सामने में कौन कौन था? सामने में ये लतीफ़, अमरुद्दीन, फिदा हुसैन, अरबाज, फारूक, रफ़ीक, सद्दाम, यास्मीन, हसीना, गुड्डी, मुशाद। क्या मुकदमा का एफआईआर दर्ज करवा दी उनके खिलाफ? उनके खिलाफ रिपोर्ट पर दर्ज करवाई आपने? रिपोर्ट दर्ज करवा दूँ। क्या मांगा? अपनी कुछ मांग नहीं है, सिर्फ इनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करें और इनको सजा दिलाई जाए। बॉडी नहीं उठाएंगे जब तक? बॉडी जब तक नहीं उठाएंगे, जब तक उनको गिरफ्तार नहीं करेंगे। संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में देर रात वार्ड बॉय के बीच हुए झगड़े के बाद कोतवाली थाना पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। झगड़े के कारणों का पुलिस द्वारा पता लगाया जा रहा है। संभाग के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू में देर रात वार्ड बॉय के बीच हुए झगड़े के बाद कोतवाली थाना पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। झगड़े के कारणों का पुलिस द्वारा पता लगाया जा रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। थाने के हेड कांस्टेबल ने बताया कि देर रात सूचना मिली थी कि जेएलएन अस्पताल के आपातकाल विभाग में 2 वार्ड बॉय एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे हैं। सूचना मिलने पर तुरंत पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां भीड़ एकत्रित हो रखी थी, जहां संबंधित वार्ड बॉय एक दूसरे के साथ गाली गलौज व मारपीट करते हुए उतारू हो रखे थे, जिसे देखते हुए पुलिस ने संबंधित को गिरफ्तार किया। बताया कि जॉन्सगंज निवासी पुष्पेंद्र व रामगंज निवासी योगेश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। झगड़े के कारणों का पता लगाया जा रहा है, जहां पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, जहां बताया जा रहा है कि झगड़े के कारण आपातकाल विभाग के शीशे टूट गए। रात्रि को शिवलाल जी एसआई साहब बता रहे थे कि अपने रात्रि ड्यूटी में मुकेश कुमार हैं, जो चौकी विभाग में हॉस्पिटल रहता है, उसने फ़ोन किया था कि इमरजेंसी में कोई झगड़ा हो रहा है। इसी तला पर शिवलाल जी एसएसएम और मैं जाब्ते के गए, तो वहाँ काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो रखी थी। तो 2 आपस में लड़ाई झगड़े के लिए आमदा हो रखी थी। उनको समझाया। उसका नाम है एक का तो पुष्पेंद्र पुत्र सोनलाल, जाति कोली, उम्र 46 साल, दादावाड़ी कोली मोहल्ला भीलवाड़ा का, हाल जॉन्सगंज रामगंज जिला अजमेर का। दूसरा है योगेश पुत्र रामजीलाल, जाति कोली, उम्र 32 साल, निवासी अजय नगर थाना रामगंज का रहने वाला। ये आपस में लड़ाई झगड़ा गाली गलौज कर रहे थे। तो मालूम पड़ा सर किस बात को लेकर के झगड़ा हुआ? ऐसा कोई मालूम नहीं पड़ा। दोनों को थाने लाके और धारा 170 BNSS में गिरफ्तार कर। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। Excited? Holidays will be very boring for me. For using black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. अजमेर नगर निगम से हटाए गए अस्थायी सफाई कर्मचारियों के लंबित पड़े वेतन व अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कार्मिकों ने नगर निगम का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की।
कार्मिकों ने कहा कि इस मामले में कलेक्टर लोकबंधु को भी ज्ञापन देकर बकाया पेमेंट दिलवाने के साथ ही विभिन्न मांगे रखी जाएगी। अजमेर नगर निगम में हटाए गए अस्थायी सफाई कर्मचारियों के लंबित पड़े वेतन व अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर कार्मिकों ने नगर निगम का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। कार्मिकों ने कहा कि कुछ समय पहले अस्थायी सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल की थी, जिसमें करीब 430 कार्मिकों को सेवानिवृत्त कर दिया गया। उन सभी को 30 से 40 दिनों का पेमेंट बकाया है। पीड़ित कार्मिक आए दिन नगर निगम के संबंधित अधिकारियों, ठेकेदारों व जमींदारों के पास चक्कर काटने को मजबूर हो रहे हैं, पर इनकी हठ धर्मिता व मनमानी का परिणाम है कि आज कार्मिक आर्थिक समस्याओं के साथ साथ अनेकों समस्याओं से जूझ रहा है, जिसको लेकर आज नगर निगम भवन का कार्मिकों ने घेराव किया गया और संबंधित अधिकारी से बकाया पेमेंट करने की मांग की है। कार्मिकों ने कहा कि पूर्व में भी इस विषय पर संबंधित अधिकारी को समस्या से अवगत करवाया गया था, पर आज दिन तक इस विषय पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। कार्मिकों ने कहा कि इस मामले में कलेक्टर लोकबंधु को भी ज्ञापन देकर बकाया पेमेंट दिलवाने के साथ ही विभिन्न मांगे रखी जाएंगी और साथ ही ठेकेदारों के कार्मिकों को 6,000 मासिक वेतन से 7,500 रुपये बढ़ाकर उस वेतन को समय पर दिया जाए, जिससे कार्मिक अपना जीवन यापन अच्छे से कर पाएं। आज हमने कलेक्टर महोदय के नाम पे ज्ञापन तैयार करा, पर हमने पहले कार्रवाई के रूप में, क्योंकि नगर निगम का मामला था, तो हमने नगर निगम के एचओ की उनके रूम का घेराव करा। एचओ जी अवेलेबल अभी नहीं है और इन कर्मचारी की आवाज़ सुनने के बाद वो यहाँ मौजूद भी नहीं हुए। मौजूद नहीं होने का कारण यहाँ हमें पता चलता है कि नगर निगम के अंदर में विगत कुछ समय पहले एक हड़ताल हुई गई थी। उस हड़ताल के अंदर में कर्मचारी को घर बैठ गए थे। उनका एक तो वेतन विसंगति में एक ये हुआ कि उनमें से 450 कर्मचारियों को हटाया गया और 450 कर्मचारी को हटाने के 3 महीने के पश्चात भी उनके 30 दिन से लगभग 40 दिन का पेमेंट उनका नहीं दिया गया। वे उक्त कर्मचारी आए दिन नगर निगम प्रांगण में एचओ से, जमादारों से, इंस्पेक्टरों से और ठेकेदारों के पास चक्कर काट रहे हैं, पर ठेकेदार की मनमानी और हठधर्मिता का ये कारण है कि उसने 1.5 महीने का पेमेंट इन अस्थायी कर्मचारी जो उनको हटा दी गए उनको देने में कोई कोताही नहीं बरत रही। बार बार फ़ोन करने पे, बार बार जमादारों से मिलने पे भी उक्त जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है। अब ये उक्त कर्मचारी इतना परेशान हो चुका है कि भाई आपने हमें हटा दिया, चलो ये तो कोई अच्छी बात है कि आपकी कोई प्रक्रिया होगी, पर हमारा कमाया पैसा तो दे दो, उसके लिए हम किसके आगे भीख मांगे। इसलिए आज एक उक्त कर्मचारियों ने सब ने मिलके और सब जुड़ के, हम सब भाइयों ने मिलके इन कर्मचारियों की पीड़ा आज कलेक्टर महोदय के साथ में रखेंगे और मांग करेंगे कि जिस ठेकेदार के द्वारा इनका पैसा रोक दिया गया वह उन्हें तुरंत प्रभाव आज के दिन देने की कृपा करे और ठेकेदार अगर ऐसी मनमानी आगे भविष्य में कर्मचारी के साथ करता है तो उस पर लगाम कसी जाए, ताकि ये उक्त कर्मचारी को महीने के 1-2 तारीखों में पेमेंट मिल जाए। और ये कर्मचारी जो वाल्मीकि समाज का है, जिसको मात्र पहले 6,200 मिलते थे, बढ़ोतरी में 7,700 मिले, इसको समय पे मिले तो अपना जीवन यापन बड़े अच्छी तरीके से अपने जीवन को चला। मांग यही है, हमारी परमिट कराओ, 3-3 महीने की तनख्वाह हमारी, ठीक है। जिनको हटाया है उनको वापस लो। हमारे को काम करते हुए को घर क्यों बिठाया? हमने किसी का बुरा किया? हड़ताल के साथ हम सब थे, हमारे को क्यों हटाया? 400-500 आदमियों को कम किया, उनके पेट नहीं है, उनके बच्चे नहीं है। हाँ, कोई किस्सा चला रहा, उनका घर को कैसे चला रहा, कैसे चलाएगा उनका घर? या ठेकेदार के घर आ जावे सारे के सारे जितने भी हटे हम सारे के सारे, हाँ बच्चे लेके पहुंच जावे उनके घर जाके, वो उनसे यही कर पा हमारे को जितने भी माँ बहनों को। अजमेर के आदर्श नगर रेलवे फाटक में जाम लगने से आमजन बेहद परेशान है। भीषण गर्मी को देखते हुए रेलवे फाटक पर बुजुर्गों व बच्चों को लंबे समय तक खड़ा रहना खतरे से खाली नहीं है, जिसको लेकर आमजन प्रशासन से जाम लगने की समस्या का निपटारा करने की गुहार लगा रही है। अजमेर के आदर्श नगर रेलवे फाटक में जाम लगने से आमजन बेहद परेशान है। भीषण गर्मी को देखते हुए रेलवे फाटक पर बुजुर्गों व बच्चों का लंबा समय तक खड़े रहना खतरे से खाली नहीं है, जिसको लेकर आमजन प्रशासन से जाम लगने की समस्या का निपटारा करने की गुहार लगा रही है। वहीं इसी बीच पूर्व पार्षद ने बताया कि आदर्श नगर रेलवे फाटक पर जाम को देखते हुए प्रशासन से कई बार समस्या के निवारण की गुहार लगाई जा चुकी है। कहा कि यह रेलवे फाटक नसीराबाद व ब्यावर रोड को लिंक करने वाले हैं, जिसके चलते यहां जाम लगा रहता है। डीएवी कॉलेज का अंडरपास शुरू हो गया है, जिससे पूरा जाम आदर्श नगर रेलवे फाटक पर लग जाता है, जिससे आवाजाही पूरी तरह बाधित हो रही है।
कहा कि प्रधानमंत्री व रेल मंत्री ने आमजन की समस्या के निवारण के लिए जॉन्सगंज व आदर्श नगर शताब्दी स्कूल के रेलवे व आरओबी ब्रिज का वर्चुअल उद्घाटन किया है, तो प्रशासन से निवेदन है कि जाम की समस्या का निवारण करे। पूर्व पार्षद ने बताया कि कलेक्टर की जन सुनवाई में इस समस्या को अवगत करवाया गया, साथ ही राजस्थान संपर्क पोर्टल पर भी इसकी शिकायत की जा चुकी है, जिसको देखते हुए आमजन की ओर से निवेदन किया गया कि इस संबंध में प्रशासन संज्ञान लेवे, साथ ही आमजन को जाम जैसी समस्याओं से छुटकारा दिलाए। विजय गहलोत, पूर्व पार्षद, वार्ड नंबर 35। अभी हम ये आदेश नगर रेलवे फाटक है, नसीराबाद रोड और ब्यावर रोड को कनेक्टिविटी करते हैं, यहाँ खड़े हैं और यहाँ जाम देखो, अभी फाटक खुला है, पूरा नसीराबाद रोड जाम हो रखा है और इधर नाले से आगे तक जाम लग जाता है। कलेक्टर साहब को, एमएलए मैडम को कई लेटर दे चुके हैं, सीएम साहब को। तो हमारा निवेदन है कि जो धूप में बड़े बुजुर्ग स्कूल के लोग हैं वो इस गर्मी में कष्ट खा के गिर रहे हैं और कोई एम्बुलेंस आ जाए तो वो निकल नहीं सकती है यहाँ। तो हमारा निवेदन है पूरी जनता की तरफ से कि डीएवी कॉलेज का अंडरपास शुरू हो गया है और सारा ट्रैफिक यहाँ आके जाम लगता है, तो इस ओर ध्यान दें। माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने व रेल मंत्री जी ने इनका वर्चुअल उद्घाटन कर चुके हैं, जॉन्सगंज और आदेश नगर शताब्दी स्कूल के रेलवे और आरओबी ब्रिज का। तो हमारा निवेदन है कि देश के प्रधानमंत्री की जो निर्देश है उनकी अवहेलना की जा रही है। उन्होंने जनता की समस्या को देखते हुए और आज इस ब्रिज को और जॉन्सगंज ब्रिज का वर्चुअल उद्घाटन किया है। तो अभी जन सुनवाई में कलेक्टर साहब को हम लोग देके आए थे प्रार्थना पत्र भी। तो हमारा निवेदन है कि इस पर ध्यान दें और इस जाम से यहाँ की जनता को मुक्ति दें। ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर बच्चों के लिए सामाजिक कौशल, नेतृत्व कौशल, आत्मसम्मान में वृद्धि करने के उद्देश्य से आयोजित किए जाते हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अजमेर के पंचशील नगर स्थित सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल में 15 दिवसीय ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का आज समापन कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में स्कूली स्टाफ के साथ ही छात्र छात्राओं के अभिभावक भी मौजूद रहे। ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर बच्चों के लिए सामाजिक कौशल, नेतृत्व कौशल और आत्मसम्मान में वृद्धि करने के उद्देश्य से आयोजित किए जाते हैं और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए अजमेर के पंचशील नगर स्थित सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल में 15 दिवसीय ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में प्री प्राइमरी के छात्र छात्राओं ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में स्कूली स्टाफ के साथ ही छात्र छात्राओं के अभिभावक भी मौजूद रहे। इस 15 दिवसीय ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर के आयोजन के बारे में अभिभावकों ने बताया कि इस तरह के प्रशिक्षण बच्चों को बाहरी तौर पर विकसित करने के साथ साथ मानसिक स्तर पर भी प्रबल बनाते हैं। ऐसे शिविर लगातार होते रहने चाहिए। इस शिविर में भाग लेने के बाद बच्चों में एक अलग सा आत्मविश्वास देखा जा रहा है। स्कूल के अध्यापकों के सपोर्ट की वजह से ही बच्चे शिविर में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस पर अभिभावक काफी खुश नजर आए। बेसिकली देखा जाए तो समर कैंप में मेरा बेटा यहाँ पे स्टडी करता है नर्सरी में। लास्ट ईयर जब समर कैंप लगा तो मैं बिल्कुल नया था। लास्ट ईयर समर कैंप पे तो बहुत सारे चेंजेस आए और अब की बार जो समर कैंप लगा उसमें थोड़ा और चेंजेस आया है। लाइक ये योगा करना सीखा है नया नया। अब ये फैमिली में सबको योगा कर करके बता और ये हमें बहुत अच्छा लगा। और मैं सब पेरेंट्स से कहना चाहूँगा कि जो समर कैंप लगता है वो बच्चों का इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दोनों तरह का विकास करते हैं। बच्चों में डेवलपमेंट बहुत अच्छा था। एक अनुशासन सीखने को मिला बच्चों को, एक डांस के स्टेप, किस तरह से उठना है, बिहेव करना है। स्पोकन इंग्लिश में मैंने मेरे दोनों बच्चों को एडमिट कराया था, बहुत अच्छे से इन्होंने परफॉर्मेंस करा। सबसे मेन बात तो ये स्टेज पे जाने के बाद में भी किसी तरह से घबराए नहीं। जो कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ इनके अंदर वो बहुत अच्छा था, जो इनके फ्यूचर के लिए इनके बहुत काम आएगा। उसके अलावा इन्होंने बहुत एंजॉय करा, स्विमिंग को बहुत एंजॉय करा। यहाँ पे सब चीज का मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा है, टीचर्स बहुत फ्रेंडली है, बहुत कोऑपरेटिव है। टोटल स्टाफ, चाहे बस ड्राइवर हो, चाहे भाईजी हो, चाहे दीदी हो, टीचर्स हो, सबने बहुत अच्छे से कोऑपरेट करा। बहुत रिलैक्सिंग फील हुआ। मतलब ये लगा कि बच्चों ने पूरा एंजॉय करा जो ये 15 दिन। मेरे तो बच्चे भी यहीं पे एडमिट कराए हुए हैं, तो उन्होंने भी जो एजुकेशन है वो भी बहुत अच्छी है। उसके साथ में अदर एक्टिविटीज के अंदर भी बच्चों का डेवलपमेंट बहुत अच्छा है यहाँ पे। तो हर दूसरे स्कूल के बच्चों के साथ भी बच्चे सीखते हैं कि कैसे ग्रो करना है, कैसे बिहेव करना है। कोई कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं थी। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही। फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।